आज हम बात करेंगे उपसंयोजक यौगिकों की समावयवता, आबंध और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की। तो इसमें हम पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समावयवता की। तो समावयवता क्या होती है कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान हो परंतु भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता हो, ऐसे यौगिक समावयवी कहते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। यानी कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी जो संरचना है उसकी वजह से उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन देखने को मिले, यह घटना जो है वो आइसोमेरिज्म या समावयवता कहलाती है। और यह घटना रसायन शास्त्र की केवल कार्बनिक शाखा तक ही सीमित नहीं रहती, जबकि अकार्बनिक रसायन में भी यह देखने को मिलती है। और देखते हैं यहाँ पर संयोजकता कितने टाइप की होती है। समावयवता बच्चों दो टाइप की होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता को आयनन, जलयोजन, बहुलीकरण, उपसंयोजक स्थिति, बंधन और लिगेंड समावयवता में विभक्त किया गया है, जबकि त्रिविम समावयवता को ज्यामितीय और प्रकाशीय दो भागों में व्यक्त किया गया है। एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम संरचनात्मक समावयवता के बारे में। तो ऐसी समावयवता संरचनात्मक समावयवता जिसमें अणुसूत्र समान होता है परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। अभी कितने प्रकार की होती है इसे देखेंगे आप। तो पहले हम पढ़ेंगे आयनन समावयवता। आयनन समावयवता में क्या होता है बच्चों कि जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसंयोजक यौगिक की बात की जाती है तो बाहर वाले आयन और अंदर वाले आयन को जब आप इंटरचेंज कर देते हो, यानी कि अंदर और बाहर जो आयन है उनको अलग अलग आप कर देते हो या अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कर देते हैं, तो ये वाला संकुल जब जलयोजित किया जाएगा तो SO4 और इस तरीके से, और बाहर आयन देगा ब्रोमीन आयन, तो इस ब्रोमाइड आयन, तो ये ब्रोमाइड आयन का जो है परीक्षण देगा। जबकि अगर इसका संरचना ये जो आयनन समावयवी में बनाऊं तो ब्रोमीन को मैं अंदर रख दूंगी, SO4 को मैं बाहर निकाल दूंगी, तो बनने वाला जो समावयवी होगा वो इस तरीके से जल योजित होगा, जिसमें से सल्फेट आयन जो है वो बाहर चला जाएगा और SO4 2- और ये सल्फेट आयन का जो है टेस्ट देने लगेगा। तो पहला संकुल जो है AgNO3 के विलयन में डालने पर AgBr का हल्का पीला अवक्षेप देगा, जबकि BaCl2 के साथ में कोई अवक्षेप नहीं देगा, जबकि ये बाद वाला जो संकुल है BaCl2 विलयन के साथ में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप देगा। अर्थात पहले में Br- तथा दूसरे में SO4 2- जो है वो आयनन उपसंयोजक परिसर के बाहर निकल आते हैं या उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु विलयन में भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करते हैं, ऐसे जो समावयवी कहलाते हैं वो आयनन समावयवी, और इस परिघटना को आयनन समावयवता कहते हैं। दूसरी समावयवता है हमारी, जैसे अब यहाँ देख लीजिए कि Br अगर बाहर निकला है तो ये Br का टेस्ट देगा, Br, और SO4 यदि बाहर निकला है तो SO4 का टेस्ट देगा। तो पहला वाला जो युग्म है वो AgBr का अवक्षेप देगा और दूसरा वाला जो है वो BaSO4 का श्वेत अवक्षेप देगा। इसी प्रकार के अन्य युग्म जो है वो निम्न आपको नजर आ रहे हैं। NO3 बाहर, SO4 अंदर, SO4 बाहर, NO3 अंदर, SO4 बाहर, NO3 अंदर। इस तरीके से जो है आपस में NO3 और SO4 इस इंटरचेंज होते रहते हैं, कभी SO4 बाहर कभी NO3 बाहर, इस तरीके से। ऐसे ही Br2 और Cl2 में से देखिए कभी Br2 बाहर और Cl2 अंदर, और यहाँ पर Br2 अंदर और Cl2 बाहर, यानी कि Br2 और Cl2 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं और जो है जलीय विलयन उनमें अलग अलग आयन उत्पन्न कर रहे हैं, तो आयनन समावयवी कहलाएंगे। इसी प्रकार से आप दूसरा देखेंगे जल योजन समावयवी। तो अणुसूत्र जो है वो तो कैसे होंगे, समान होंगे। तो ऐसे यौगिक जिनमें जल के अणु समान संख्या में उपस्थित होते हैं परंतु इन जल के अणुओं की संख्या दोनों यौगिकों में आयनिक परिसर और उपसंयोजक परिसर में भिन्न भिन्न होती है। मतलब अगर आप इसका जल योजन समावयवी बनाना चाहेंगे तो जल योजन समावयवी देखिए इस उसी सूत्र का जो जल योजन समावयवी होगा उसमें 6 के 6 अगर जल के अणु अंदर उपस्थित है, उपसंयोजन संकुल के अंदर अगर उपस्थित है तो ये बैंगनी रंग का नजर आएगा। अगर एक जल का अणु जो है आयनिक स्फीयर में बाहर आ जाता है तो ये हल्का हरा रंग का नजर आएगा, और अगर दो जल के अणु बाहर आ जाते हैं तो ये गहरे हरे रंग का नजर आएगा। तो यहाँ पर आयनिक परिसर में H2O की संख्या 0, 1 और 2 होने के कारण ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के जल योजन समावयवी कहलाती है। इसी प्रकार से इन दोनों में भी आप जो है जल योजन समावयवता देखेंगे। यहाँ पर कोई जल का अणु बाहर नहीं है, यहाँ पर एक जल का अणु बाहर है। यहाँ भी देखिए कोई जल का बाहर नहीं है, यहाँ पर एक जल का अणु बाहर है। तो ऐसे यौगिक जिनमें संरचना, जिनका जो सूत्र होता है वो तो समान होता है, अणु सूत्र जो है वो तो समान होता है, परंतु जल के जो अणु है वो आयनिक परिसर और उपसंयोजन परिसर में अलग अलग उपस्थित होते हैं। अगला आता है बहुलीकरण समावयवता। बहुलीकरण समावयवता में आप देखेंगे समान मूलानुपातिक सूत्र तथा भिन्न भिन्न आणविक संगठन रखने वाले यौगिक जो है वो बहुलकीकरण समावयवी कहलाते हैं। यानी कि बहुलक
यहाँ पर निर्माण होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए, तथा यौगिकों के इस गुण को बहुलीकरण समावयवता कहते हैं। ये एक उदाहरण है, देखिए प्लेटिनम के साथ में 2 अमीन और 2 क्लोरीन मिलकर के इस तरीके से एक, और इसका क्या लिया है आपने, होल ट्वाइस लिया है, यानी कि इसी को यदि 2 बार मैं इस तरीके से लिख दूं, प्लेटिनम को इस तरीके से और इसको इस तरीके से लिख दे, तो ये इसका बहुलकीकरण समावयवी कहलाएंगे। यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन आणविक सूत्र यदि भिन्न भिन्न हो तो ये बहुलीकरण समावयवी कहलाते हैं। उपसंयोजक समावयवता में देखिए ऐसे यौगिक जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों ही संकुल होते हैं। देखिए धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल है, परंतु उपस्थित लिगेंडों की जो संख्या है वो यदि भिन्न भिन्न हो जाती है तो ये उपसंयोजक समावयवता कहलाती है, जिसमें ये दो प्रकार की होती है। पहली वाली में आप देखेंगे वह जिसमें धनायन तथा ऋणायनों में भिन्न भिन्न धातु उपस्थित हो। जैसे देखिए प्लेटिनम और कॉपर, यहाँ आप देखिए कॉपर और प्लेटिनम, कॉपर अमोनिया के साथ में और प्लेटिनम क्लोरीन के साथ में, परंतु यहाँ देखिए प्लेटिनम जो है अमोनिया के साथ में और कॉपर जो है क्लोरीन के साथ में संकुल बना रहा है। तो इस प्रकार से अगर मेटल्स के साथ में लिगेंडों की परस्पर जो है अलग अलग व्यवस्था देखने को मिलती है तो उपसंयोजक समावयवी कहलाते हैं, जिसमें दोनों ही धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों ही जो होते हैं वो उपसंयोजन संकुल उपस्थित होते हैं। और दूसरे प्रकार की वो है जिसमें दोनों ही धातुएं समान होती हैं। जैसे क्रोमियम के साथ ही 6 अमोनिया और क्रोमियम के साथ ही ये जो HCN लिगेंड है ये उपस्थित है, तो ये 6 है ना, तो वही यहाँ पर इसमें देखिए आप इसमें से अमोनिया के 2 लिगेंड निकल करके इधर चले जाएंगे, उधर से HCN के 2 लिगेंड निकल करके इधर आ जाएंगे, तो ये एक नया संकुल और ये एक नया संकुल आपको देखने को मिल जाएगा। भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के धातु आयन यदि उपस्थित हों तो इस तरीके से जहाँ पर प्लेटिनम 2 और यहाँ पर प्लेटिनम 4 उपस्थित है, तो इसके साथ में अभिक्रिया करके अगर इसको आप चेंज करेंगे तो 2 Cl आप यहाँ से यहाँ और 2 अमोनिया आप यहाँ से यहाँ डाल देंगे तो 2 Cl यहाँ आ जाएंगे और 2 अमोनिया जो है वो उधर चले जाएंगे NH3 का होल ट्वाइस इस तरीके से। तो ये वाला जो है प्लेटिनम की 2nd ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी और ये वाली जो है वो 4th ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर प्राप्त आपको होगी। तो इस प्रकार से लिगेंडों की जो है इंटरचेंज अगर आप कर देते हैं आपस में तो आपको समान ऑक्सीकरण अवस्था वाली जो धातु है उसके और भिन्न ऑक्सीकरण संख्या वाली जो धातु आयन है उसके आपको अलग अलग जो है उपसंयोजन समावयवी देखने को मिलेंगे। अब उपसंयोजक स्थिति समावयवता, इसमें क्या होता है, बहुनाभिकीय मतलब ब्रिज लिगेंड वाले बहुनाभिकीय उपसंयोजक यौगिकों से असेतु जो कारक होते हैं, यानी कि सेतु लिगेंड नहीं, इनके अलावा जो दूसरे हैं इनमें अगर समावयवता यदि आपको देखने को मिले तो ऐसी समावयवता उपसंयोजक स्थिति समावयवता होती है। यहाँ देखिए आप कोबाल्ट के साथ में 2 अमोनिया और 2 Cl प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 3 अमोनिया और 2 Cl प्रेजेंट है, तो 3 और 2 हो गए 5। तो आप क्या करेंगे, सारे अमोनिया एक साथ और सारे Cl एक साथ रख देंगे तो ये 5 अमोनिया इधर और 4 Cl इस तरीके से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर एक समावयवता आ गई है जो कि असेतु लिगेंड बंधित जो लिगेंड है उनमें पाई जाती है। तो उनकी व्यवस्थाओं में जब चेंज हो जाता है तो उपसंयोजन स्थिति समावयवता कहलाती है। अगली बात करेंगे बंधन समावयवता। बंधन समावयवता में सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली है कि उभयदंतुक लिगेंड इस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। उभयदंतुक लिगेंडों में क्या होता है कि मेटल आयन के साथ में अगर HCN जुड़ा हुआ है तो S अगर मेटल के साथ में लिखा हुआ है तो यहाँ पर दाता परमाणु सल्फर है, जबकि NCS इसको इस भांति भी लिख सकते हैं। इस भांति अगर लिख देते हैं तो यहाँ पर N को क्रोमियम के आगे लिखने का मतलब है कि यहाँ पर अब क्या है, दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है। तो थायोसाइनेट जो है, इस थायोसाइनेट एक उभयदंतुक लिगेंड है जिसमें से सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही दाता परमाणु की तरह बिहेव करते हैं, परंतु एक बार में केवल एक ही परमाणु अपने जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दान करता है। इसलिए यहाँ पर सल्फर अगर दान कर रहा है तो HCN लिख देंगे, नाइट्रोजन अगर दान कर रहा है तो NCS लिख देंगे। थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो इनके नाम हो जाएंगे। इसी प्रकार से नाइट्रो NO2 आप जानते हैं, जिसे NO2 में क्या होता है, नाइट्राइट जो आयन है, इसमें नाइट्राइट आयन में नाइट्रोजन भी जो है दाता परमाणु की तरह काम करता है और ऑक्सीजन भी दाता परमाणु की तरह काम करता है। यदि नाइट्रोजन दाता परमाणु की तरह काम कर रहा है तो पहले NO2 लिखा जाएगा और अगर ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह काम कर रहा है तो ONO लिखेंगे इसको। तो इस प्रकार से ये जो है थायोसाइनेटो S थायोसाइनेटो N इस प्रकार से संकुल बनाएंगे और ये नाइट्राइटो O नाइट्राइटो N इस प्रकार से संकुल यदि बना रहा है, यानी कि जो उभयदंतुक लिगेंड है उसमें उपस्थित जो दाता परमाणु है उनकी अगर इंटरचेंजिंग हो रही है तो बनने वाला जो समावयवी होगा वो बंधन या लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाएगी।
लिगेंड समावयवता देखें तो बहुत से लिगेंड ऐसे होते हैं, जैसे अब इसको देखिए आप 1,2 डाइएमीन प्रोपेन है, और ये वाला लिगेंड कैसा है 1,3 डाइएमीन प्रोपेन है। तो 1,2 और 1,3 लिगेंड खुद ही अपने अंदर यदि समावयवता प्रदर्शित कर रहा है तो ऐसे लिगेंड जुड़ने पर देखिए, और ये Tn, तो इस प्रकार से जब लिगेंड के अंदर खुद ही के अंदर समावयवता होती है और इस प्रकार के लिगेंड जुड़ करके इस प्रकार के उपसंयोजक यौगिक जब बनाते हैं तो उत्पन्न होने वाली जो समावयवता कहलाती है वो लिगेंड समावयवता कहलाती है। अगली है त्रिविम समावयवता। अब त्रिविम समावयवता मैंने आप लोगों को बताया कि इनके जो संरचना सूत्र होते हैं, मूलानुपाती सूत्र होते हैं, वो सब समान होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु से बंधे लिगेंडों में त्रिविम विन्यास में अलग अलग अंतर पाया जाता है। त्रिविम विन्यास जो होता है ना भाई, लिगेंडों के आसपास मेटल के आसपास जो लिगेंडों की स्थिति होती है उसमें यदि अंतर पाया जाता है तो ऐसी समावयवता त्रिविम समावयवता कहलाती है, और ऐसे बनने वाले समावयवी त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, अतः त्रिविम समावयवता वह घटना है जो कुछ अवयवी परमाणुओं या समूहों द्वारा भिन्न आपेक्षिक त्रिविम स्थितियां ग्रहण करने पर उत्पन्न होती है। अलग अलग स्थितियां आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी त्रिविम समावयवता में, जैसे कि इस मेटल के साथ में 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 6 लिगेंडों की जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी, एक अष्टफलकी संकुल बनाएंगे, जबकि 4 वाले चतुष्फलकी संकुल भी बना सकते हैं और वर्ग समतलीय संकुल भी बना सकते हैं। तो उपसंयोजक यौगिक जो है 2 प्रकार की त्रिविम समावयवता यहाँ से प्रदर्शित करेंगे। कौन कौन सी, एक तो होगी ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता में देखेंगे आपके ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंडों की स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। और यह घटना जो है ज्यामितीय समावयवता कहलाएगी, और ऐसे समावयवी ज्यामितीय समावयवी कहलाएंगे। इन यौगिकों के समकक्ष रूप, मतलब जब 2 लिगेंड एक जैसे एक ही साथ में जुड़े हुए हों, पास पास जुड़े हुए हों तो समकक्ष रूप, और 2 लिगेंड जब विपरीत दिशा में होते हैं तो विपक्ष रूप देखने को मिलते हैं। सिस और ट्रांस की बात यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार की समावयवता जो है ऐसे जटिल यौगिकों में विद्यमान होती है जिनके केंद्रीय धातु आयन की जो उपसंयोजन संख्या है वो या तो 4 हो या 6 हो। 4 या 6 उपसंयोजन संख्या वाले जो केंद्रीय धातु परमाणु है उनमें इस तरह की व्यवस्था आप लोगों को देखने को मिलेगी। किस प्रकार से, देखिए उपसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों की हम पहले बात कर लेते हैं। तो 4 वाले यौगिकों में या तो चतुष्फलकी संरचना बने या वर्ग समतलीय जो है वो संकुल का निर्माण हो। तो चतुष्फलकी यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके जो चतुष्फलक होते हैं उनमें चारों लिगेंड केंद्रीय धातु से या एक दूसरे से समान दूरी पर होते हैं, और बंध कोण कैसा बनाते हैं 109 डिग्री 28। तो आप न तो सिस का पता लगा सकते हैं, नहीं ट्रांस का पता लगा सकते हैं, परंतु वर्ग समतलीय जो संकुल होते हैं उनमें ज्यामितीय समावयवता बेटा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि 2 प्रकार के बंध 90 डिग्री पर और 180 डिग्री पर यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ से 2 प्रकार की सिस और ट्रांस अलग अलग आइसोमर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। चतुष्फलक की संरचना में आप देखेंगे कि ये जो लिगेंड है एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बना रहे, तो न तो आपको सिस पता लगेगा ना ही ट्रांस पता लगेगा। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला लिगेंड इस लिगेंड के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जुड़ रहा है, परंतु ये वाला लिगेंड इस वाले लिगेंड से 180 डिग्री का कोण बनाते हुए जुड़ रहा है। तो यदि लिगेंड एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो सिस समावयवी बनाएंगे, और अगर 180 डिग्री के कोण पर जुड़े हुए हैं तो ट्रांस समावयवी का निर्माण करेंगे। तो उपरोक्त वर्गाकार संरचना के अनुसार जिन समान लिगेंडों के मध्य 90 का आबंध होगा वो समपक्ष और 180 का आबंध होगा तो उन्हें विपक्ष यानी कि ट्रांस समावयवी कहा जाएगा। जिन धातु आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D8 तथा D9 होता है वे आयन इस प्रकार की संरचना प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जब धातु आयन की आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो D8 और D9 वाले जो हैं वो इस प्रकार की व्यवस्था प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि Ni2+, पैलेडियम का ये वाला, ये सभी जो धातु आयन है वो इस प्रकार की व्यवस्था में उपस्थित होते हैं। ऐसे वर्गाकार संकुल जिनका सामान्य सूत्र जो है Ma2B2 यानी कि M मेटल सेंट्रल मेटल एटम, M यहाँ पर क्या है केंद्रीय धातु परमाणु, A अगर सिंगल A लिखा हुआ है तो एक दंतुक लिगेंड, 2 एक प्रकार के और 2 बी प्रकार के, यानी कि दोनों अलग अलग प्रकार के जो लिगेंड होंगे वो उपस्थित होंगे। MABCD का मतलब है चारों ही जो उपस्थित लिगेंड है वो अलग अलग टाइप के हैं, और MAB का मतलब है कि A B एक साथ लिखा हुआ है ना तो द्विदंतुक लिगेंड की बात हो रही है जिसमें दोनों ही दाता परमाणु अलग अलग हैं। यदि ऐसा लिखा जाता MAA का
का होल ट्वाइस। इसका मतलब है कि एक द्विदंतुक लिगेंड है, क्योंकि ए एक साथ लिखा हुआ है ना, तो द्विदंतुक लिगेंड है और दोनों ही दाता परमाणु समान हैं। और इस प्रकार के जो लिगेंड या उपसंयोजक यौगिक होते हैं वो इस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर बताया है। तो MA2B2 प्रकार के जो संकुल यौगिक होते हैं किस प्रकार की व्यवस्था दर्शाते हैं? देखिए, यदि M के साथ में AA अगर एक साथ है और BB अगर एक साथ हैं तो ये तो बनाएंगे सिस समावयवी, और अगर ये एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर उपस्थित हैं इस प्रकार से, तो ये बनाएंगे ट्रांस समावयवी। ये देख लीजिए, MAA अगर एक साथ है तो समपक्ष, और अगर विपरीत दिशा में है 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो ये बनाएंगे क्या? विपक्ष समावयवी। MA2B2 जो है इस प्रकार के संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं और इस प्रकार की ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। फिर आते हैं 1893 में वर्नर ने PTCl2 NH3 का होल ट्वाइस जो है इस सूत्र के दो समावयवी अलग अलग किए थे, और स्पष्ट है कि PTCl2 NH3 के दो समावयवी बनाए जिनमें लिगेंडों की व्यवस्था समपक्ष और विपक्ष होती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्लेटिनम के संकुलों की व्यवस्था वर्गाकार समतलीय होती है। तो वर्गाकार समतलीय होने की वजह से ये ऑपोजिट साइड में 180 डिग्री का कोण बनाते हुए तो विपक्ष समावयवी बनेंगे, और सेम साइड में होने के कारण ये बनाएंगे समपक्ष समावयवी। अब बात करते हैं MA2BC की। अब A2 है ना, तो इसके आधार पर यहाँ पर आप देख लेंगे कि AA अगर समान दिशा में है तो समपक्ष, और AA यदि विपरीत दिशा में है तो विपक्ष समावयवी का यहाँ पर निर्माण होगा। अब इसका उदाहरण है प्लेटिनम BrCl और NH3 का होल ट्वाइस। NH3 दो बार है, तो अगर यदि दोनों NH3 एक साइड हैं तो समपक्ष समावयवी, और यदि दोनों NH3 180 डिग्री का कोण बनाते हुए क्रॉस में उपस्थित हैं तो विपक्ष समावयवी। ये यहाँ भी उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे ही देखिए, यदि आप MABCD की बात करते हैं तो ABCD एक विशेष ही प्रकार का जो है समावयवी प्रदर्शित करेगा। इसके 3 समावयवी बनेंगे। यदि मैं A की स्थिति को फिक्स कर दूं, A की स्थिति को मैं यहाँ पर फिक्स कर दूं और B और C को उल्टा घुमाऊं तो C ऊपर चला जाएगा, B नीचे चला जाएगा, और तो एक समावयवी तो ये बनेगा। अब वापस में A की स्थिति को, मतलब A को मुझे छेड़ना नहीं है, A की स्थिति को मुझे चेंज नहीं करना है। A की स्थिति एक रख के B और C को चेंज करेंगे तो एक समावयवी A मिलेगा, B की जगह C और C की जगह पे B आ जाएगा, और ऐसे ही C और D को मैं आपस में इंटरचेंज करूंगी तो D की जगह पे B और B की जगह पे D आ जाएगा। इस तरीके से जो है 3 समावयवी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे A के सामने एक बार C है, एक बार B है और एक बार D आता है। यदि ऐसा होता है तो ये तीनों जो है 3 समावयवी बनाते हैं, यानी कि A के साथ में C, A के साथ में B और A के साथ में D। इस तरीके से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। B के साथ में एक बार D है, B के साथ में एक बार A है, B के साथ में एक बार C है, इस प्रकार से, यानी कि कोई भी 2 व्यवस्थाएं जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनमें 3 प्रकार के विशेष जो है समावयवी बनते हैं, और चौथे लिगेंड की विपक्ष स्थिति में रखने पर ये मतलब एक लिगेंड को आप जो है फिक्स कर दो और बाकियों को आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो आपको प्राप्त होने वाले जो समावयवी होंगे वो इस प्रकार से प्राप्त होंगे। ये देख लीजिए, इसका उदाहरण है, यहाँ पर प्लेटिनम का उदाहरण लेकर के इस चीज़ को समझाया हुआ है। यहाँ पर पिरिडीन की जो स्थिति है, यहाँ पर पिरिडीन की जो स्थिति है इसको फिक्स कर दिया है और बाकी लिगेंड्स को जो है आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। ऐसे आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएंगे। MAB2, अब AB2 प्रकार का जो संकुल यौगिक होता है वो किस प्रकार से सिस और ट्रांस प्रदर्शित करता है? AB2 का मतलब है बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी कि द्विदंतुक लिगेंड है जिसमें दोनों ही दाता परमाणु अलग अलग हैं। जैसे AB एक दाता परमाणु है, AB एक अलग दाता परमाणु है। तो दाता परमाणु यदि सेम दाता परमाणु सेम साइड है तो सिस, और सेम दाता परमाणु यदि विपरीत साइड है तो विपक्ष समावयवी बनता है। इसका उदाहरण देखेंगे प्लेटिनम का ग्लाइसिन के साथ में संकुल। देखिए ग्लाइसिन एटो के साथ में संकुल देखिए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन यदि समान साइड है तो समपक्ष, और नाइट्रोजन अगर विपरीत साइड है तो विपक्ष समावयवी। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से समपक्ष और विपक्षी समावयवी बनेंगे उपसंयोजक यौगिक 4 वाले संकुलों में। 6 वाले संकुलों में किस प्रकार से बात हो रही है देख लेते हैं। 6 वाले संकुल जो है इस प्रकार के, मतलब इसमें 2 प्रकार के आबंध पाए जाते हैं। 4 कोण तो 90 डिग्री वाले और 2 कोण 180 डिग्री वाले देखने को आपको मिलेंगे। और MA4B2, MA4BC, MA3B3, ABCDEF, A3B2C, AA2BC, AA2B2 और AB3 टाइप के जितने भी यौगिक बनेंगे वो सभी अष्टफल की ज्यामिति प्रदर्शित करेंगे। किस प्रकार से देखिए,
पहला ले लेते हैं A4B2। A4 में A तो समान होंगे, यदि B की पोजीशन समान है तो समकक्ष, और B की पोजीशन अगर इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत है या 180 डिग्री का कोण बनाते हुए है तो ये विपक्ष समावयवी कहलाएगा। इसकी स्थिति यहाँ और यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यानी कि दो समान जो लीगेंड है वो एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण यदि बना रहे, आमने सामने यदि उपस्थित है तो विपक्ष समावयवी कहलाएंगे। इसी प्रकार से इसका उदाहरण देख लीजिए, यदि क्लोरीन क्लोरीन समान है तो समकक्ष समावयवी, क्लोरीन क्लोरीन यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो विपक्ष समावयवी का निर्माण यहाँ पर होगा। A4BC में भी इस प्रकार से होगा। A4BC में आपको देखने को मिलेगा कि आप देखिए कि इस प्रकार के संकुल यौगिक दो रूपों में समकक्ष तथा विपक्ष रूपों में पाए जाते हैं। किस प्रकार से देख लीजिए, यदि AA की स्थिति यहाँ पर देखिए, AA जो है वो सारे के सारे एक साथ हैं, B और C यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए हैं तो विपक्ष समावयवी बनेंगे, परंतु B और C यदि एक साथ रखे हुए हैं, चाहे इस तरीके से रखे हुए हों चाहे इस तरीके से रखे हुए हों, तो ये समकक्ष समावयवी कहलाएंगे। ये एक विशेष प्रकार की समावयवता होती है। देख, जैसे कि NO2 और Cl अगर एक साथ रखे हुए हैं तो समकक्ष, NO2 और Cl यदि विपरीत रखे हुए हैं, या तो यहाँ रखे हुए हों या यहाँ रखे हुए, बस पास नहीं रखे हुए होने चाहिए, तो बनाएंगे ये विपक्ष समावयवी। MA3B3 आप देख लीजिए, MA3B3 भी दो विशेष प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं, फेशियल और मेरिडोनियल। फेशियल को FAC से, मेरिडोनियल को MER मर से आप प्रदर्शित करते हैं। फेशियल और मेरिडोनियल में क्या होता है कि यदि आपने सारे B एक साथ और सारे A टाइप के लिगेंड एक साथ रख दिए तो इसको यदि इस फेस से देखते हैं तो अलग फेस नजर आता है और इधर से देखते हैं तो अलग फेस नजर आता है, इसलिए ये फेशियल समावयवी यानी कि फेशियल समावयवी कहलाते हैं। और अगर इस तरीके से व्यवस्था को यदि गड़बड़ा दिया जाए तो मेरिडोनियल आइसोमर्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर इस तरफ से देखेंगे तो बी भी आपको दिखाई देगा और इस तरफ से देखेंगे तो ए टाइप के लिगेंड आपको नजर आएंगे। इस तल में से देखने पर अलग अलग टाइप का अगर फेस नजर आता है तो फेशियल आइसोमर, और ये वाला जो होता है वो मेरिडोनियल आइसोमर कहलाता है। तो दो विशेष प्रकार के रूप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। MABCDEF प्रकार के जो संकुल होते हैं उसमें 6 विभिन्न लिगेंड उपस्थित होते हैं। अब 6 विभिन्न लिगेंड उपस्थित होंगे तो ये इस टाइप की जो आपको उदाहरण है वो देखने को मिलेंगे, और इनके टोटल 15 समावयवी आपको प्राप्त होंगे। जो और MA3B2C प्रकार के जो संकुल यौगिक होते हैं वो उसमें 3 समावयवी रूप मिलते हैं। इनके एक समावयवी रूप को फेशियल, इसमें से एक NO2 समूह के Cl द्वारा प्रतिस्थापन से बना माना जाता है, और अन्य 2 रूपों में मेरिडोनियल जो है उसके 3 या 4 स्थानों पर स्थित NO2 समूह की जगह Cl रखकर प्राप्त किया जा सकता है। इसको इस प्रकार से देखेंगे। इसमें भी फेशियल और मेरिडोनियल आपको देखने को मिलेंगे। यदि फेशियल समावयवी देखेंगे तो देखो तीनों अमोनिया एक साइड दिखाई देंगे, और अमोनिया की स्थिति यदि चेंज हो गई है तो फिर मेरिडोनियल आइसोमर आपको देखने को मिलेगा। तो फेशियल आपको अलग ही नजर आएगा कि 3 एक ही प्रकार के लिगेंड आपको एक साइड देखने को मिलेंगे, या तो इन तीनों साइडों पे या इन तीनों साइडों पे या इन तीनों साइडों पे या इन तीनों साइडों पे, कोई भी मतलब एक तल से अगर इनको काट दिया जाए तो एक तरफ आपको एक ही साइड टाइप के लिगेंड अगर मिलते हैं तो फेशियल आइसोमर, और दूसरा वाला जो व्यवस्था गड़बड़ा देने पर आपको प्राप्त होगा वो होगा मेरिडोनियल आइसोमर। अब एक नोट है कि MA3BCD, MA2B2C2 और MA2B2CD तथा MABCDEF प्रकार के जो संकुल होते हैं इनके क्रमशः इसके 4, इसके 5, इसके 6, इसके 9 और उसके ABCDEF वाले के 15 समावयवी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि एक प्रकार के लिगेंड की यहाँ एक प्रकार के लिगेंड की संख्या कम होने पर समावयवियों की कुल संख्या जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि अगर इसमें हम बात करें तो 5 समावयवी रूपों में 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4 और 2, 6 इस प्रकार के, तो 5 समावयवी रूपों में तथा 1, 2, 3, 4, 5, 6 समावयवी रूपों में पाए जाने चाहिए। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें से देखो एक समावयवी जो है आपने बढ़ा दिया, एक लिगेंड जो है वो आपने बढ़ा दिया, और एक समावयवी एक लिगेंड जो है आपने कम कर दिया। इसमें 2 पिरिडीन थे, यहाँ पर एक ही पिरिडीन है, उसकी जगह पे एक NO2 जोड़ दिया है। तो लिगेंड की संख्या यदि कम होती है तो कुल समावयवियों की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। और MAA2BC या AA2B2 टाइप के जो संकुल होते हैं इसमें ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, किसके, 2 द्विदंतुक लिगेंड के और 2 एक दंतुक लिगेंड के। तो इनको भी समकक्ष और विपक्ष समावयवियों में हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देखिए, कोबाल्ट के साथ में 2 एथिलीन डाइएमीन है और 2 क्लोरीन है। तो ये जो एथिलीन डाइएमीन है
इस एथिलीन डाइएमीन में दोनों ही जो दाता परमाणु होते हैं वो समान होते हैं। समान यदि दाता परमाणु है और इस प्रकार से व्यवस्था है तो आप क्लोरीन को देख करके यहाँ पता लगा सकते हैं कि यदि दोनों क्लोरीन समान साइड हैं तो समपक्ष समावयवी, और दोनों क्लोरीन यदि विपरीत दिशा में है तो विपक्ष समावयवी ये कहलाएंगे। AB3 में तीन द्वितंतुक लिगेंड है और 2 दाता परमाणु समान नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे, जैसे ग्लाइसिनेटो में आप देखेंगे, ग्लाइसिनेटो में एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन दाता परमाणु की भांति व्यवहार करते हैं। तो अगर इस तरीके से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, मतलब इस तरह की व्यवस्था यदि आपको देखने को मिल रही है तो आप इसमें पता नहीं लगा सकेंगे कि सिस है या ट्रांस है। परंतु इस प्रकार की व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा कि यदि तीनों ऑक्सीजन एक साइड और तीनों नाइट्रोजन एक साइड हैं तो फेशियल आइसोमेरिज्म हो रही है, बाकी व्यवस्था गड़बड़ाने के पश्चात ये मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म में प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से इसका उदाहरण देख लीजिए, इस प्रकार से। तो ये जो है आपको जो समावयवता देखने को मिलेगी उसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि नाइट्रोजन वाले जो आइसोमर हैं वो सब एक साइड हैं और ऑक्सीजन वाले जो हैं वो अलग अलग हैं। तो समपक्ष और विपक्ष में आपको पता लग जाएगा भाई नाइट्रोजन ऑपोजिट साइड है तो ये जो हो जाएगा विपक्ष हो जाएगा, और सेम साइड है तो वो हो जाएगा समपक्ष समावयवी। अगला जो समावयवता होती है त्रिविम समावयवता में वो होती है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता में भौतिक रासायनिक गुण तो समान होते हैं परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जो इनका व्यवहार होता है वो भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। तो प्रकाशिक समावयवी वे भी कहलाते हैं जिनका भौतिक और रासायनिक गुण समान हो परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश में रख देने पर उनका व्यवहार भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे जो समावयवी हों वो प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं और यह परिघटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। अगर प्रकाशिक समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसको दक्षिण दिशा में यानी कि घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में यदि परिवर्तित करते हैं तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं, और यदि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं। और यदि घड़ी की डायरेक्शन की विपरीत दिशा में अगर जो है समतल ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देते हैं तो उत्तरी या वाम ध्रुवण घूर्णक जिसे एल रूप भी कहा जाता है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। और डी तथा एल, डी मतलब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, डी तथा एल जो है किसी यौगिक के डी तथा एल रूप जो है परस्पर प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं और इनको एनेंशियोमॉर्फ्स भी कहा जाता है। एनेंशियोमॉर्फ्स यानी कि प्रतिबिंब रूपी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए यौगिक असममित होना चाहिए। हमेशा ट्रांस वाले यौगिक ही, जो ऐसे यौगिक जो ट्रांस समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं केवल वे ही जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। सिस वाले कभी भी जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु आयन की उपसर्जन संख्या 4 और 6 होती है वो इस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। संयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों में किस प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है वह देखेंगे हम लोग। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनमें असममित द्विदंतुक लिगेंड वाले जो यौगिक होते हैं जैसे MAB2 कि जो चार्ज है वो N+ या माइनस कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार के चतुष्फलकीय जो जटिल यौगिक होते हैं प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि उदाहरण बिस ग्लाइसिनेटो निकिल 3, निकिल 2, बिस बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम 2, इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो DL रूप होते हैं उनमें उपस्थित होते हैं। जैसे इसको देखिए आप, बिस ग्लाइसिनेटो निकिल 2 जो है इसमें आप देखेंगे यदि एक इस प्रकार से उपस्थित है, ट्रांस होंगे दोनों एक दूसरे के सिस, और जो है इनके बीच में यदि एक मिरर रख दिया जाए तो ये वाला जो है एक दूसरे के सामने इस प्रकार से प्रकाशिक सक्रिय रूप से उपस्थित होगा। और समतल वर्गाकार जटिल यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि इन जटिल यौगिकों में सभी लिगेंड तथा केंद्रीय धातु परमाणु एक ही तल में होते हैं, अर्थात इन्हें सममिति का तल कहा जाता है। तो ये जो उपस्थित है ये सममिति का तल है। अब यहाँ पर जो 4 वाली जो समावयवता थी, 4 वाली समावयवता में जो टेट्राहेड्रल लिगेंड्स होते हैं वो जो है सममिति के तल में उपस्थित होते हैं, इसलिए वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। केवल चतुष्फलकी जो ज्यामिति समतल वर्गाकार ज्यामिति वाले जो यौगिक होंगे केवल वे ही प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे।
इसी प्रकार से उपसर्जन संख्या 6 वाले जो यौगिक होते हैं, इनमें क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन जो होता है इसकी उपसर्जन संख्या 6 होती है और अष्टफलकीय जटिल यौगिक पाया जाता है। इस जटिल यौगिक में प्रकाशिक समावयवता जो है वो आसानी से उपस्थित होती है। अब जैसे कौन कौन से, ये वाला, इस सूत्र वाले, ये सूत्र वाले, ये सूत्र वाले, ये जो सूत्र यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सभी जो है प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। ये ना तो ये वाला कर रहा है, ना ये वाला कर रहा है, ना ये वाला कर रहा है, ना ये वाला कर रहा है, परंतु इन जटिल यौगिकों में सभी लिगेंड एक दंतीय है और इसमें ये तथा ये वाले जो सामान्य सूत्र वाले अष्टफलकीय यौगिक हैं, ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर ए जो है वो सममित द्विदंतुक लिगेंड है और एक्स और वाई जो है वो एक दंतुक लिगेंड होते हैं। तो इनकी जो प्रकाशिक समावयवता है वो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि A3 यानी कि इस प्रकार का जो कंपाउंड बनेगा उसका उदाहरण है कोबाल्ट EN का होल थ्राइस, एथिलीन डाइएमीन का होल थ्राइस। इसमें ये या जो ऑक्जेलेटो है वो भी आप ले सकते हो। इस तरीके की जो आयन है उसमें यदि इस प्रकार से उपस्थित है तो ये क्या बनाएंगे, प्रकाशिक सक्रिय रूप बनाएंगे। तो एक मिरर इमेज को दूसरी मिरर इमेज के ऊपर आप सुपर इम्पोज जो है ओवरलैप करने पर आप देखेंगे कि ये अगर मैं इसको उठा करके इसी तल में इसके ऊपर रख दूं तो ये वाले EN अलग और वो वाले EN यानी कि एक दूसरे को पूर्णतया अध्यारोपित नहीं करते हैं। तो ऐसे समावयवी ऐसी मिरर इमेजेस जो एक ही तल में उठा करके एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करने पर एक दूसरे को पूर्णतया जो है वो अध्यारोपित ना कर पाए, पीछे से कुछ यौगिक झांके और आगे से कुछ पीछे की तरफ देखने को मिले तो पूर्णतया अध्यारोपित नहीं हुआ ना, पूर्णतया अध्यारोपित नहीं हुआ तो ये प्रकाशिक सक्रिय है। तो इस प्रकार से प्रकाशिक सक्रिय रूप में प्रदर्शित होंगे, चाहे ये वाले लिगेंड्स हो, ये भी हैं इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं, ये भी DL रूपों में निम्न प्रकार से उपस्थित होते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, ये भी यहाँ पर Cl इसके सामने जब इन दोनों को एक दूसरे पर अध्यारोपित करोगे तो पूर्ण रूप से एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे। ऐसे इन दोनों को भी आप पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं कर सकते, तो ये भी प्रकाशिक सक्रिय रूप से आपको उपस्थित होते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे इनकी आबंधन की। इनके आबंधन में बात अगर हम करें तो प्रोफेसर NP सिजविक जो है इसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिद्धांत है या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, उसके पश्चात वर्नर का जो सिद्धांत था वो फेल हो गया। तो मतलब सिजविक के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बाद में जो वर्नर का सिद्धांत था उसका उपयोग खत्म हो गया था। तो सिजविक के अनुसार जो है सभी अणु या आयन जो है कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा केंद्रीय धातु से बंधे हुए होते हैं। इस आबंधन में अणु या आयन जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके उपसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है। अब तक उपसंयोजक यौगिकों में उपस्थित आबंधों की प्रकृति की व्याख्या के लिए बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित हो चुके हैं और उन सिद्धांतों को देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत और आणविक सिद्धांत, परंतु हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संयोजकता आबंध सिद्धांत और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि इसकी और इसकी ही बात करेंगे। ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत या VBT के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको देने के लिए पॉलिंग को जो है नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भाई तीन परिकल्पनाएं हैं, तीन मूल परिकल्पनाएं हैं। इसकी क्या क्या है कि भाई केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त परमाणु कक्षक जो है वो उपस्थित करवाएगा और इन रिक्त कक्षकों में जो है लिगेंड आकर के अपने लोन पेयर को दान करेगा या इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करेगा। और संकुलों में पाए जाने वाले जो सामान्य संकरण है वो कौन कौन से होंगे, D2sp3, sp3d2, dsp2, sp3 और sp। इस प्रकार की आकृतियां जो है वो निम्न प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी। देख लीजिए, समन्वय संख्या 6 वाले अगर लिगेंड है तो 6 2 D के, 1 S का और 3 P के यदि आपको मुक्त हो जाते हैं तो यहाँ पर कौन सी ज्यामिति समन्वय संख्या 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है रिक्त D कक्षक यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे जिनकी ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। बंध कोण का जो सामर्थ्य है वो 2.9 होगा और संकुल बनाने वाले आयनों की यहाँ पर एक सारणी दी हुई है कि 4 वाले इस प्रकार से sp, अगर 2 वाला बनाना है तो एक S और 1 P, 3 वाला बनाना है तो 1 S और 2 P, 4 वाला बनाना है तो 1 S और 3 P। इस प्रकार से जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर दी हुई है जिनकी ज्यामिति अपेक्षिक बंध सामर्थ्य और संकुल बनाने वाले आयनों की सारणी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो सिग्मा आबंध बनाने के लिए धातु के रिक्त संकर जो है वो कक्षक दाता समूहों के से भरे हुए कक्षकों के साथ में अतिव्यापन कर लेते हैं। यदि अतिव्यापन हो रहा है तो सिग्मा बंध का निर्माण होगा। धातु तथा लिगेंड के मध्य सिग्मा आबंध के अतिरिक्त पाई बंध बनाने की संभावना होती है और ऐसा तभी होता है जब धातु के भरे हुए D कक्षक
धातु के भरे हुए डी कक्षक धातु के भरे हुए डी कक्षक जो हैं वो दाता परमाणु के रिक्त कक्षकों के साथ में अतिव्यापन कर ले, यानी कि दाता परमाणु के रिक्त कक्षकों के साथ में यदि अतिव्यापन हो रहा है तो पाई बंध का निर्माण होगा। अब संकुलों की ज्यामिति और उनके चुंबकीय आचरण पर चर्चा कर लेते हैं। तो धातु आयन में खाली परमाणु कक्षकों की उपलब्धता के आधार पर सहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति और चुंबकीय गुणों को संयोजकता आबंध सिद्धांत की सहायता से संपर्क किस प्रकार से समझा जा सकता है। इसके लिए आप 4 चरणों का पालन करेंगे। पहला है, सर्वप्रथम तो क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु को उसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, वर्गों में उपस्थित लिगेंड की प्रकृति का अध्ययन करेंगे कि वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है या प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या होते हैं, यदि संकुल में प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होते हैं तो लिगेंड जो है केंद्रीय धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, यानी कि युग्मन प्रारंभ कर देते हैं। अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो ये उनके कुछ उदाहरण है प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के। और दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड यदि उपस्थित हैं तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन जो है वो ये नहीं कर पाते, क्योंकि दुर्बल है ना। तो अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था का इलेक्ट्रॉन के विन्यास लिखने के पश्चात में, तो उसका जो है युग्मन नहीं होगा। तो और ऐसे जो लिगेंड होते हैं उनके उदाहरण यहाँ पर आपको इस प्रकार देखने को मिल रहे हैं। तो यही अंतर होता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों में। दूसरा है, इसके पश्चात जो रिक्त जो कक्षक बच रहे हैं उसमें लिगेंड जो है वो अपने लोन पेयर दान कर देते हैं। अब लोन पेयर जो दान कर देते हैं या लिगेंडों द्वारा ग्रहण किए गए कक्षक जो है संकुल के संकरण को प्रदर्शित करते हैं। मतलब किन किन कक्षकों में, किन किन रिक्त डी कक्षकों में, केंद्रीय धातु परमाणु के किन रिक्त डी कक्षकों में लिगेंडों द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन डाला गया है उसके आधार पर संकरण जो है वो संकुल का देखने को आपको मिलता है। तो प्राप्त संकरण के आधार पर संकुल की ज्यामिति भी निर्धारित की जा सकती है। यदि यौगिकों के निर्माण में होने वाले संकरण में केंद्रीय धातु आयन के अंतः डी कक्षक यानी कि अंदर वाले n-1 डी कक्षक यदि भाग ले रहे हैं तो अंतः कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल का या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, जैसे कि ये और ये और ये। और अगर बाहर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं और यदि कक्षकों के निर्माण के लिए बाहर वाले यानी कि बाह्यतम कोश के डी कक्षक यदि काम में आ रहे हैं तो बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल आपको प्राप्त होंगे, जिसके उदाहरण ये आपको देखने को मिल रहे हैं। यदि संकुल में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो संकुल जो है वो अनुचुंबकीय होगा तथा समस्त इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने पर वह प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो कैसा होगा, वो अनुचुंबकीय होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होने वाला होगा। और अगर सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो प्रतिचुंबकीय यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कोई आकर्षण अनुभव नहीं करेगा। तो संकुल का चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला यही है, μ = n+2 बोर मैग्नेटॉन। यहाँ पर n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इस सिद्धांत के आधार पर कुछ संकुलों के जो उपस्थिति है वो आगे देखो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि उदाहरण Fe6 का होल 4 माइनस, Fe6 का होल 4 माइनस, इस प्रकार से हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन इसका नाम है। अब इसमें आप देखेंगे आयरन की जो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे जो कि होगी +2 है। और समन्वय संख्या कितनी है, यहाँ पर 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो समन्वय संख्या है यहाँ पर 6 और 6 के 6 कौन है, Cn- लिगेंड उपस्थित हैं और केंद्रीय परमाणु से आयरन के उपसंयोजक बंध बनाते। किस प्रकार से बनाएंगे देख लीजिए। पहले तो आप क्या करेंगे, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था के अकॉर्डिंग उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर आपको प्राप्त होगा कि 3D में तो 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। और Cn जो कि प्रबल क्षेत्र का लिगेंड क्या करेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा और इस प्रकार से यहाँ पर लिगेंडों की उपस्थिति में इस प्रकार का विन्यास आपको देखने को मिलेगा, जहां से आपको D के 2 रिक्त कक्षक, S का 1 रिक्त कक्षक और P के 3 रिक्त कक्षक यहाँ से उपलब्ध हो पाएंगे, जिनमें 6 Cn जो है आ करके एक Cn का एक लोन पेयर यहाँ पर, दूसरे Cn का लोन पेयर यहाँ, तीसरे का यहाँ, चौथे का यहाँ, पांचवे का यहाँ और छठा जो Cn है उसको अपना लिगेंड, अपना जो लोन पेयर है या जो इलेक्ट्रॉन युग्म है Cn का इलेक्ट्रॉन युग्म वो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ से 2 D के 1 S का और 3 P के D2sp3 संकरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रमशः इस प्रकार से। देख लीजिए Cn का 1, 2,
3, 4, 5, 6 कक्षकों में अपने लोन पेयर रखना D2sp3 संकरण का निर्माण होना बताता है। और Fe के साथ में CN आबंधन समान होते हैं क्योंकि सभी सिग्मा आबंधन समान लिगेंडों द्वारा बनाए हुए हैं। तो आयरन के 6 संकरित कक्षक जो है वो 6 CN लिगेंडों द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करके D2sp3 संकरण का निर्माण करते हैं। D2sp3 संकरण का निर्माण ये कर लेते हैं तो इनकी जो ज्यामिति होती है वो इस प्रकार से अष्टफलकीय रूप से आपको प्रदर्शित देखने को मिलती है और होल 4 इसके ऊपर चार्ज उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से FeCN6 का निर्माण हो जाता है। चूंकि इस संकुल का निर्माण में 3D यानी कि अंदर वाले D काम में आ रहे हैं, देख लीजिए आप, ये अंदर वाले D काम में आ रहे हैं। 4D के अगर D काम में आते हैं तो बाह्य चक्रण संकुल बनता, परंतु अंदर वाले D यानी कि अंदर वाले 3D के बाह्य कक्षक तो क्या है 4 है, परंतु N-1D के जो कक्षक हैं वो यदि काम में आ रहे हैं तो ये अंतः संकुल आयन या निम्न चक्रण संकुल आयन का निर्माण ये कर रहा है, क्योंकि प्रबल लिगेंड CN जो है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर दे रहा है और यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित नहीं है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय प्रकार का होगा। ऐसे ही एक उदाहरण कोबाल्ट का देख लीजिए, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट 3rd आयन। इसमें आप पहले तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके इसका विन्यास लिख लेंगे, जिसमें 3D में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 0 और 4p में भी 0 इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्योंकि NH3 जो है वो एक दुर्बल लिगेंड है, NH3 जो है ये क्या करेगा, अब इनकी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा लेगा, क्योंकि ये भी क्या है एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने की वजह से ये D के 2, एक S का और 3p काम में आएंगे और ये D2sp3 संकरण बिल्कुल पहले वाले की तरह ही बनाएंगे और इस प्रकार की ज्यामिति देखने को मिलेगी। और क्योंकि अंदर वाले D काम में आ रहे हैं इसलिए निम्न चक्रण संकुल का निर्माण हो रहा है और एक भी इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित नहीं है, इसलिए ये भी कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय प्रकार का ही होगा। और ये भी कुछ उदाहरण हैं जो संरचना जिनकी समान ही होती है इसके प्रकार। यहाँ देख लीजिए हेक्सा एक्वा आयरन 2nd आयन। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, पहले आप आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार D में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन, 4p में भी 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब चूंकि H2O जो है वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो यहाँ पर ये इन इलेक्ट्रॉनों की जो है पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, युग्मन नहीं करवा पाएगा। तो हमें समन्वय संख्या तो 6 चाहिए, तो 6 के अकॉर्डिंग जो है एक S का, 3p के और 2 बाह्य D कक्षकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और संकरण क्या हो जाएगा, sp3d2। sp3d2 संकरण होने का मतलब है कि इसमें बाह्य जो D कक्षक हैं वो उपस्थित हो रहे हैं, बाह्य D कक्षक यानी कि 4D कक्षक उपस्थित हो रहे हैं। तो ये उच्च चक्रण संकुल का निर्माण यहाँ से कर रहा है, या इसको बाह्य चक्रण संकुल भी कहेंगे। और क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण का अनुभव करेगा। देखो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने पर इसकी जो चुंबकीय आघूर्ण जो है वो लगभग 4.9 बोर मैग्नेटॉन आएगा। तो ये अनुचुंबकीय टाइप का होगा, यानी कि चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये जो है वो आकर्षण का अनुभव करेगा। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण प्रबल अनुचुंबकीय होगा और अधिक द्विध्रुव आघूर्ण वाला संकुल ये बनाएगा। ऐसे ही NiCN4 टेट्रासाइनोनिकेलेट भी इस प्रकार से 3D कक्षक यहाँ पर उपस्थित है और CN जो है इस प्रकार से इसका युग्मन करके इस प्रकार से DsP2 संकरित यौगिकों का निर्माण करेगा और संकुल आयन निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करेगा, क्योंकि यहाँ पर अंदर वाले D कक्षक काम में लिए जा रहे हैं और यह प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा क्योंकि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। इसी प्रकार से निकेल कार्बोनिल जो है वो इस प्रकार से ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पर आपको परमाणु या आयन के जो संकुल हैं वो देखने को मिलेंगे, उनकी संरचना देखने को मिलेगी कि कितने कितने जो D कक्षक है वो काम में आ रहे हैं, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, संकरण का प्रकार, ज्यामिति, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चुंबकीय प्रकृति की एक लिस्ट आपको देखने को यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। देख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी लिमिटेशंस की या संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाओं की। पहली सीमा तो क्या है इसकी कि उपरोक्त स्पेक्ट्रमों को नहीं समझा पाया और न ही उनकी व्याख्या कर पाया। दूसरा, यह सिद्धांत यह नहीं समझा सकता कि कुछ अवस्थाओं में अंतःकक्षक और कुछ अवस्थाओं में बाह्य कक्षक संकुल क्यों बन रहे हैं और संकरण में भाग क्यों लेते हैं, इसका कारण ये नहीं समझा पाया था। इसी प्रकार H2O हैलाइड जैसे लिगेंड जो है वो सामान्यतः बाह्य कक्षक संकुल और ये जो है अंतःकक्षक, मतलब टोटल मिला के अंतःकक्षक
कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल बने क्यों, इस बारे में भी ये नहीं बता पाया था। तीसरा जो है चुंबकीय व्यवहार का भी जो है ये जो है अच्छी तरीके से जो व्याख्या है वो नहीं कर पाया था। ज्यामिति को समझने में सफल तो अवश्य रहा, लेकिन यह बिल्कुल सही विधि नहीं है, क्योंकि कुछ अणुचुंबकीय संकुलों का एक्स किरण विवर्तन से यदि अध्ययन किया गया तो उनकी वर्गाकार आकृति उनकी आकृति जो है वर्गाकार समतली नहीं पाई गई। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ देखने को मिली हैं। और चौथी सीमा यह है कि कॉपर तथा कोबाल्ट के संकुलों की जो ज्यामिति है एक इलेक्ट्रॉन को उच्च स्तर में उन्नत कर समझाई जाती है, किंतु यह सिद्धांत यह समझाने में असमर्थ हुआ कि भाई इसको एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर क्यों भेज दिया गया है। अगली जो है सीमा वो ये है कि इस सिद्धांत में धातु आयन की प्रकृति पर तो बहुत बल दिया गया है, परंतु लिगेंडों के महत्व को नहीं बताया गया है। इस सिद्धांत के द्वारा संकुलों के आकार में विकृति नहीं समझाई जा सकती है, जबकि Cu2+ टाइटेनियम के 3+ संकुल जो है वो विकृत होते हैं। यानी कि विकृत आकृति मतलब प्रॉपर अष्टफलकीय ना हो या चतुष्फलकीय ना हो या समतल वर्गाकार ना हो, इनके अलावा जो ज्यामिति होती है वैसी ज्यामिति इनकी पाई जाती है। यह सिद्धांत संकुलों की उत्तेजित अवस्था की पूर्णतया उपेक्षा करता है। इस सिद्धांत द्वारा ऊष्मा गति की गुणों को भी नहीं समझाया गया है। इस सिद्धांत से बाह्य कक्षक संकुलों की आयनिक प्रकृति भी अच्छी प्रकार से नहीं समझाई गई है, और अष्टफलकीय संकुलों की जो गतिक अक्रियता है इसको भी नहीं समझाया गया है। और लिगेंड के संपर्क में आने से केंद्रीय धातु के डी कक्षकों के विपाटन की जो व्याख्या है वह भी यह सिद्धांत करने में असमर्थ रहा है। तो इस प्रकार से इन सारी की सारी सीमाओं को हटाते हुए एक नया सिद्धांत दिया गया है जिसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है। इस क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत को समझने के लिए हमें बात करनी होगी एच बेथे की। तो एच बेथे, हैंसे बेथे इनका नाम है। इन्होंने 1929 में धातु तथा लिगेंडों के मध्य जो आबंधन है इसको समझाने के लिए यह सिद्धांत दिया था, और इसका उपयोग स्लैप व पेनी द्वारा 1932 में तथा वॉन वैक द्वारा संक्रमण धातु आयनों तथा उनके यौगिक के चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या के लिए किया गया था। किस प्रकार से किया गया था कि यह सिद्धांत पूरी तरह से धातु तथा लिगेंडों के मध्य जो अन्योन्य क्रिया होती है उस पर आधारित है। इसके अनुसार जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के जो समान ऊर्जा वाले जो 5 डीजेनरेट यानी कि समभ्रंश कक्षक है ना, उनकी क्या हो जाती है बेटा, स्प्लिटिंग हो जाती है। ये T2G कक्षकों में और EG कक्षकों में विभक्त हो जाता है, जिसे D कक्षकों का विपाटन भी कहा जाता है। और इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 10 DQ का होता है, जिसे डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है। और केंद्रीय परमाणु के संपर्क में आने पर जो लिगेंड है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और D कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका पुनर्वितरण भी जो है वो हुंड के नियम के अनुसार होता है। यानी कि जिसके लिए ऊर्जा का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं और उसके बाद में उनकी पेयरिंग होती है। तो N+L जो नियम है, हुंड के नियम है, जो अवबोह प्रिंसिपल है, उसको पूर्णतया से लागू किया जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अष्टफलकीय संकुलों में किस प्रकार से यहाँ पर जो है स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। तो अष्टफलकीय जो यौगिक होते हैं उनमें आपको मालूम है कि 6 लिगेंड उपस्थित होते हैं। अब 6 लिगेंड उपस्थित है तो इनकी उपस्थिति में जो डी कक्षक है उसमें से D(x²y²) अधिकतम प्रतिकर्षित होगा, और डी कक्षक का जो है वो T2G कक्षक जो है वो भी अधिकतम विस्थापित होगा। तो विस्थापन अधिक होने की वजह से जो EG कक्षक है उनकी ऊर्जा का मान और T2G कक्षकों की ऊर्जा का मान जो है वो कम हो जाता है, और EG कक्षकों की ऊर्जा का मान जो है वो अधिक हो जाता है। और इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो 10 DQ या डेल्टा से जिसे डिनोट किया जा सकता है। इनकी जो ऊर्जा है T2G कक्षकों की ऊर्जा का मान जो है वो 40% कम होता है, और EG कक्षकों की ऊर्जा का मान जो है 60% तक बढ़ जाता है। तो 10 DQ में से 6 DQ तो इसकी ऊर्जा और 4 DQ इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो असमान ऊर्जा वाले डी कक्षकों में इनका विपाटन हो जाता है। यह विपाटन यानी कि समान ऊर्जा वाले जब डी कक्षक थे लिगेंडों की उपस्थिति में इस प्रकार से अष्टफलकीय संकुल यदि बना रहे हैं तो EG कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा और T2G कक्षकों की ऊर्जा में कमी आने की वजह से इनका विपाटन हो जाता है। इसे डी कक्षकों का विपाटन कहते हैं। तो अष्टफलकीयों में तो ऐसा होता है। और डी कक्षकों के जो अक्षीय क्षेत्र हैं उनमें उपस्थित होते हैं, इनकी कक्षाओं का जो अनुपात होता है 3 बढ़ जाती है, 3/5 से बढ़ जाती है, और जो कम होने वाले जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा जो है 2/5 से कम हो जाती है। और यहाँ पर
3 अपभ्रंश और 2 अपभ्रंश Eg और T2G कक्षकों का निर्माण होता है। और यह जो पैरामीटर है इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का पैरामीटर कहते हैं, यानी कि इनकी ऊर्जाओं के मध्य का जो अंतर है डेल्टा जीरो, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पैरामीटर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ये जो डेल के नीचे ओ लगाया है ना, ओ फॉर अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल लगाया गया। यदि चतुष्फलकीय होता तो यहाँ पे आप टी लगाते। चतुष्फलकीय संकुलों में इस प्रकार की ऊर्जा होगी, जैसे कि समान ऊर्जा वाले जो डी जो कक्षक हैं, डी जनरेट डी कक्षक जो है, लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा, इनकी भी ऊर्जाओं का जो विपाटन होगा वो इस प्रकार से होगा कि T2G कक्षकों की जो ऊर्जा है वो ज़्यादा हो जाएगी और Eg कक्षकों की ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। और ये जो ऊर्जा है वो 4dq से बढ़ जाएगी और ये वाली जो ऊर्जा है वो 6dq से कम हो जाएगी। तो चतुष्फलकीय संकुलों में चारों लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के अक्षों के मध्य भाग में अंतरक्रिया करते हैं, जिससे अक्षों के मध्य उपस्थित डी कक्षक जो है DXY, DYZ, DZX लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के द्वारा अत्यधिक प्रतिकर्षित हो जाती है, क्योंकि ये अक्षों पर उपस्थित है। अक्षों में प्रतिकर्षण अधिक होगा, प्रतिकर्षण अधिक होने की वजह से इनकी ऊर्जा जो है वो उच्च स्तर पर जा पहुंचेगी और Eg कक्षों की जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, प्रतिकर्षण के कारण निम्न स्तरों में ये जा पहुंचेंगे। तो जब हम चतुष्फलकीय यौगिकों की बात करेंगे तो हम T2G को T2G ना बोल करके क्या कहेंगे, T2 कहेंगे, और Eg को भी हम Eg ना बोल करके E के नाम से ही जानेंगे। तो ये हो गए T2 कक्षक और ये हो गए E कक्षक। तो E कक्षकों की ऊर्जा का मान कम हो जाता है और T2 के कक्षकों की जो ऊर्जा है उसका मान जो डी कक्षक है उनसे ज्यादा हो जाता है। तो ये त्रि अपभ्रंश और ये द्वि अपभ्रंश अलग अलग हो जाते हैं और इनमें भी इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो हुंड के नियमानुसार ही किया जाता है। इस प्रकार से क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? एक अष्टफलकीय संकुल के लिए T2G कक्षकों की ऊर्जा इतनी होती है और Eg कक्षकों की ऊर्जा जो है वो इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो T2G में अगर x इलेक्ट्रॉन और Eg में y इलेक्ट्रॉन यदि विन्यास के केंद्र के सापेक्ष कुल ऊर्जा अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की ऊर्जाओं को आप जोड़ देंगे। यहाँ पर x और y जो है क्रमशः T2G और Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कितने भरे गए हैं उनकी संख्याएं प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की ऊर्जा जो है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो संक्रमण संकुलों में डी कक्षकों में यदि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का परिमाण, लिगेंडों की संख्या तथा धातु परमाणु आयन व लिगेंडों की प्रकृति इन सभी पर निर्भर करता है। अष्टफलकीय संकुलों में जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का परिमाण है वो चतुष्फलकीय के साथ में इस प्रकार से संबंधित होता है, यानी कि चतुष्फलकीय की जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है वो 4/9 भाग होती है किसका, अष्टफलकीय यौगिकों की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। अब स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या करती है, क्रिस्टल क्षेत्र विघटन डेल्टा ओ लिगेंड धातु पर विद्यमान आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। कुछ लिगेंड प्रबल क्षेत्र में उत्पन्न करते हैं और कुछ जो है वो दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो इन प्रबल और दुर्बल जो लिगेंडों की जो श्रेणियां हैं इनको यदि बढ़ते हुए क्रम में यदि जमाया जाए तो आपको एक श्रेणी प्राप्त होती है। श्रेणी में आपको दुर्बल और प्रबल क्षेत्र लिगेंडों की, मतलब लिगेंडों की जो प्रबलता है उसके बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर लिगेंडों को जमाया जाता है। तो ये श्रेणी क्या कहलाती है, आपकी स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इस प्रकार से सबसे कम ऊर्जा वाला जो है आयोडाइड और सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला जो है ये वाला लिगेंड पाया जाता है। यदि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो ऊर्जा है, क्रिस्टल फील्ड विपाटन जो ऊर्जा है उसका मान यदि पेयरिंग एनर्जी से कम होता है तो लिगेंड जो है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाता है, और यदि पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा अगर इसका मान होता है तो ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाता है और निम्न प्रचक्रण संकुल का निर्माण करता है। तो यानी कि अगर इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान यदि पेयरिंग से ज़्यादा है तो निम्न चक्रण संकुल बनेगा और पेयरिंग से कम है तो उच्च चक्रण संकुल यहाँ से आपको प्राप्त होगा, उच्च चक्रण संकुल प्राप्त होगा। तो लिगेंडों की प्रबलता का जो क्रम है वो दाता परमाणु पर भी निर्भर करता है। तो हेलोजन सबसे कम और कार्बन वाले जो है, कार्बन दाता परमाणु है उसकी प्रबलता सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके अष्टफलकीय और अष्टफलकीय जो कक्षक हैं उसमें T2G और Eg कक्षकों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर चतुष्फलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनों के आधार पर किस प्रकार का विन्यास होगा, इस प्रकार से आपको एक सारणी देखने को मिल जाएगी। ये
यहाँ पर ए जो है उच्च चक्रण संकुल और बी जो है वो निम्न चक्रण संकुलों के विन्यास यहाँ पर देखने। उच्च चक्रण संकुल होगा तो Eg में 2 और T2G में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बी अगर यानी कि निम्न चक्रण संकुल होगा तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित नहीं होगा। अब इनके जो अनुप्रयोग हैं इनको आप देखेंगे तो संक्रमण धातु जो संकुल होते हैं उनके रंग की व्याख्या करने के लिए ये काम में आता है। अब आपको पता है कि संक्रमण धातुओं में डी कक्षक जो है वो पूर्ण भरे हुए नहीं होते हैं तो यहाँ पर डी संक्रमणों के कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके जो है हायर एनर्जी में चला जाता है और उसके पूरक रंग का दिखाई देता है। जितनी एनर्जी उसने अवशोषित की है उसी का पूरक रंग का वो यहाँ से नजर आएगा। जैसे इसकी अगर बात करें तो ये संकुल जो है जलीय विलयन में बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि टाइटेनियम 3+ का जो विन्यास है 3D1 हो जाता है। ये 3D1 जो है वो डी ट्रांजिशन करता है और दृश्य प्रकाश से जिस डी ट्रांजिशन के दौरान जो है दृश्य प्रकाश से जो ऊर्जा का अवशोषण है वो जब वो कर लेता है तो उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री जो रंग है या पूरक रंग है बैंगनी रंग इसका ये नजर आता है। देखिए टाइटेनियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दृश्य प्रकाश का अवशोषण करेगा और Eg में पहुँच जाएगा। Eg में पहुँचने के दौरान ये डी संक्रमण प्रदर्शित करेगा और बैंगनी रंग का नजर आएगा। इसी प्रकार CuSO4.5H2 नीले जबकि निर्जल CuSO4 जो है वो सफ़ेद रंग का आपको नजर आता है। तो यहाँ पर संकुल यौगिक, उनकी तरंग दैर्ध्य, अवशोषित रंग और उसका पूरक रंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। संकुलों के चुंबकीय गुणों की यदि बात करें तो चुंबकीय गुण अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चुंबकीय गुण 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो प्रतिचुंबकीय और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र में यदि आकर्षण होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित नहीं है तो प्रतिचुंबकीय होगा और अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए और अगर आकर्षण का अनुभव हो रहा है तो अनुचुंबकीय टाइप का आपको व्यवहार देखने को मिलेगा। जैसे कि इस वाले लिगेंड में कोबाल्ट का आयन जो है वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शित करता है, संकुल आयन में अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसमें कोबाल्ट जो है वो अनुचुंबकीय और इसमें कोबाल्ट जो है वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसका कारण क्या है कि इस प्रकार व्यवहार में जो अंतर प्रदर्शित करता है, प्रथम संकुल आयन में समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं जबकि द्वितीय में जो है सभी आयन जो है सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे युग्मित नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होते हैं दूसरे वाले में, क्योंकि वो उसके क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सहायता से इसकी व्याख्या की जा सकती है। क्योंकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं और नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यदि हो जाता है, सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में जो है वो प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे और एक भी अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो तुम चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे आकर्षण का अनुभव करेंगे। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की जो सीमाएं हैं वो क्या क्या है कि यह सिद्धांत धातु और लिगेंड की परस्पर अन्योन्य क्रिया जो है वो स्थिर विद्युत प्रभाव पर आधारित होती है जिसे वास्तविक नहीं माना जाता है। दूसरा, यह सिद्धांत केवल धातु परमाणु के डी कक्षकों व उसके विपाटन का ही अध्ययन करता है। केंद्रीय धातु के जो S और P है इन पर कोई विचार इसने प्रदर्शित नहीं किया था। यह सिद्धांत लिगेंडों के निश्चित विपाटन की व्याख्या करने में असमर्थ था। दूसरा, यह सिद्धांत जो है पाई आबंधों को भी नहीं समझा पाया था और लिगेंड के महत्व को भी इसने नहीं समझाया था। तो ये इसकी कुछ सीमाएं थी। यहाँ पर आपको संयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है उनमें कुछ अंतर देखने को मिलेंगे कि धातु और लिगेंड के मध्य जो बना आबंध है वो आयनिक के साथ साथ संयोजक भी होता है, ये इसके बारे में बताता है। और यहाँ पर ये शुद्ध स्थिर विद्युत आबंध या आयनिक बंध के बारे में बात करता है। ये उपसंयोजक यौगिक निर्माण में संकरण की संकल्पना यहाँ इसने दी थी और उपसंयोजक यौगिकों के निर्माण में संकल्पना सम्मिलित नहीं होती है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। और ये कौन सी है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT और यह है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। धातु या आयन परमाणु के डी कक्षकों के मध्य विपाटन को इसने नहीं समझाया था, जबकि यहाँ पर विपाटन पर विशेष ध्यान दिया गया था। आगे, यह उपसंयोजक यौगिकों के रंग की व्याख्या स्पष्ट नहीं दर्शा पाया था, जबकि यहाँ पर अलग अलग ऊर्जा वाले डी कक्षकों के मध्य जो है रंगों की व्याख्या भी बहुत अच्छी तरीके से इसने समझाई थी। उपसंयोजक यौगिकों की चुंबकीय गुणों की भी यहाँ पर व्याख्या नहीं हुई थी, जबकि यहाँ पर चुंबकीय गुणों की भी व्याख्या बहुत अच्छी प्रकार से की गई थी। तो ये इन दोनों में अंतर देखने को आपको मिलेगा। अब उपसंयोजक यौगिकों के यदि स्थायित्व की बात की जाए तो विलयन में उपसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व जो है वास्तव में साम्यावस्था में उपस्थित स्पीशीयों के मध्य संयोजन की दर है। संयोजन के लिए साम्यावस्था स्थिरांक
के जिसको आप बोलते हैं उसका परिणामात्मक रूप से स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। जैसे कि एक समीकरण आपको है M 4 लिगेंडों के साथ में मिलकर के ML4 नाम का एक संकुल बना रही है। यहाँ पर स्थायित्व नियतांक K का मान जितना अधिक होगा विलयन जो है उतना ही अधिक स्थायी हो जाएगा। तो ML4 का अनुपात उतना ही अधिक होगा। वैकल्पिक रूप से 1/K का मान विलयन में उपस्थित उपसंयोजक यौगिकों के धातु आयन तथा लिगेंड में वियोजन की व्याख्या करता है। तो विलयन में यदि कोई उपसंयोजक यौगिक धातु आयन पर लिगेंड के चरणबद्ध योग के फलस्वरूप यदि संकुल MLN, यहाँ पर M जो है केंद्रीय धातु परमाणु, L जो है एक गंतुक लिगेंड है और N जो है वो धातु आयन की समन्वय संख्या है। यदि इस प्रकार से इसका निर्माण होता है तो MNL से मिलकर के इस प्रकार से ML यौगिक का निर्माण हो रहा है। तो इसके लिए K1 यदि आप निकालेंगे तो उत्पाद की सांद्रता बटे रिएक्टेंट्स या अभिकारकों की सांद्रता इस प्रकार से लिखेंगे। अगर 2 लिगेंड काम में एक लिगेंड और आ जाता है तो यह अब उत्पाद है, तो उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता K1 और K2 आप इस प्रकार से निकाल लेंगे। और इन दोनों को ही अगर एक और लिगेंड अगर जुड़ता है तो अब प्राप्त होने वाला जो K3 है वो इसकी सांद्रता बटे इन दोनों की सांद्रता होगी। इस प्रकार से अगर n मात्रा में ये जुड़ते चले जाते हैं तो Kn आपको प्राप्त होगा, जो कि इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर यह माना जाएगा। तो K1, K2, K3 और Kn जो है वो क्रमशः चरणबद्ध तरीके से प्राप्त स्थायित्व नियतांक है। कुछ अपवादों के साथ साथ स्थायित्व के जो मान K1, Kn तक लगातार जो है वो कम होते चले जाते हैं। वैकल्पिक रूप से हम यदि परिणामी स्थायित्व नियतांक को अगर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, M जो है 4 लिगेंड के साथ में मिलकर के ML4 का निर्माण कर रहा है, तो β4 जो है वो इसके लिए क्या आ जाएगा, K4 है ये, K4 जो है इसके लिए क्या आ जाएगा, वो आएगा ML4 बटे M और L की सांद्रता का 4 जो है उसकी घात के रूप में आप लिख देंगे। अतः चरणबद्ध या तथा परिणामी स्थायित्व नियतांक जो है निम्न प्रकार संबंधित होता है। B4 जो है वो K1, K2, K3 और K4 या अधिक सामान्यीकरण करने पर अगर K1 या इंटू K2 जो है वो KI तक यदि जाता है तो B4 को या BI को आप निकाल सकते हैं। ये जो था ये B4 था, इसको आप K4 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं, K3 तक तो हमने निकाला ही था। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रदर्शित देखने को मिलेगा। यदि B4 भी अगर आप लिख देते हैं, इसको β4 भी अगर आप लिख देते हैं तो K1, K2, K3 K4 को इनको सबको मल्टीप्लाई करके जो भी आपको परिणामी जो स्थायित्व नियतांक है वो प्राप्त हो जाएगा। तो संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण होते हैं, तो कारक कौन कौन से हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की प्रकृति। केंद्रीय धातु परमाणु का आयन या आकार जो है जितना छोटा होता जाएगा, आयन का आकार जितना छोटा होता जाएगा संकुल का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। जैसे कि यहाँ पर आप आपको देखने को मिल रहा होगा, इसका आकार छोटा है, इसका आकार ज़्यादा है, तो आकार के बढ़ते हुए क्रम के अकॉर्डिंग जो है स्थायित्व का जो क्रम है वो भी यहाँ पर निर्धारित किया गया है। दूसरा है केंद्रीय धातु पर आवेश जो है धातु आयन पर आवेश जितना ज़्यादा अधिक होगा संकुल का स्थायित्व भी उतना ज़्यादा होगा। आवेश जितना ज़्यादा होगा तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ेगी। तीसरा है धातु आयन का जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो यदि समान रहने पर स्थायित्व की व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर की जा सकती है। D-N विन्यास वाले जो संकुल हैं उनके स्थायित्व का क्रम जो है वो क्रमशः इस प्रकार से रहेगा, D0 की सबसे कम, फिर D1, D2, D3 इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर D3, D4 तथा D8, D9 जो है जॉन टेलर प्रभाव पर आधारित है। और केंद्रीय धातु परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता है, केंद्रीय धातु परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता यदि बढ़ती है तो संकुल का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। उपसंयोजक यौगिकों के महत्व जो है उनको समझने के लिए आप देख लीजिए, पहला काम आप करते हैं धातुओं के निष्कर्षण में उपसंयोजक यौगिकों का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो भाई साइनो कॉम्प्लेक्स मेथड एक मेथड है जिसके द्वारा आप सिल्वर तथा गोल्ड का निष्कर्षण कर सकते हैं। आप गोल्ड को सोडियम साइनाइड तथा जल और वायु के साथ में यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको सोडियम डाइसाइनो एजुरेट नाम का एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है। बाद में इस कॉम्प्लेक्स आयन को जिंक के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको शुद्ध स्वर्ण प्राप्त हो जाता है। तो यह विधि साइनो कॉम्प्लेक्स विधि कहलाती है, जिसमें साइनाइड जो है वो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करके इस प्रकार से संकुल यौगिक बना लेता है और गोल्ड का निष्कर्षण यहाँ से कर लिया जाता है। दूसरी होती है मॉन्ड प्रक्रम। मॉन्ड प्रक्रम में अशुद्ध निकल जो है वो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके टेट्रा कार्बोनिल निकल बनाता है, जिसे 230 डिग्री पर गर्म करने पर शुद्ध निकल आपको प्राप्त हो जाता है। तो निकल के निष्कर्षण में ये विधि काम में ली जाती है। कार्बोनिल संकुल विधि जो है, कार्बोनिल संकुल विधि में क्या होता है कि अशुद्ध आयरन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में इस प्रकार से
यौगिक का निर्माण करता है जिसे 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर आपको शुद्ध आयरन प्राप्त हो जाता है। तो अगली होती है आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि में लेंथेनाइडों का पृथक्करण किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण में उपसंयोजक यौगिक किस प्रकार काम में आते हैं कि देखिए, कॉपर तथा कैडमियम आयनों का अगर पृथक्करण करना हो तो CuSO4 की KCN के साथ में यदि अभिक्रिया करवाते हो तो आपको CuCN का होल ट्वाइस मिलता है, जबकि CuCN का होल ट्वाइस जो है बाद में क्यूप्रस साइनाइड में और साइनोजन में टूट जाता है। ये जो क्यूप्रस साइनाइड है वापस KCN के साथ में अभिक्रिया करके जी आपको टेट्रासाइनोक्यूप्रेट फर्स्ट एक जटिल यौगिक निर्माण करके देता है। जबकि यही अभिक्रिया यदि कैडमियम के साथ में करवाई जाए तो कैडमियम सल्फेट जो है KCN के साथ में अभिक्रिया करके इस प्रकार से कैडमियम साइनाइड का निर्माण करेगा। कैडमियम साइनाइड वापस से जो KCN जो है उसके आधिक्य के साथ में अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार के एक संकुल यौगिक का निर्माण करता है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये वाला जो संकुल है ये अधिक स्थायी नहीं होता है। इसमें अगर H2S गैस आपने प्रवाहित कर दी तो ये पीले रंग के कैडमियम सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है, अतः कॉपर को और कैडमियम को अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है। जबकि ऊपर वाला जो संकुल था ये स्थायी था और इसमें अगर H2S गैस आप प्रवाहित करोगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, जबकि यहाँ पर H2S गैस प्रवाहित करवाने पर CDS या कैडमियम सल्फाइड का आपको पीला जो अवक्षेप है वो प्राप्त हो जाएगा। तो कैडमियम का और कॉपर का इस प्रकार से आप जो है अलग अलग परीक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोबाल्ट और निकल का भी परीक्षण कर सकते हैं। किस प्रकार से, कोबाल्ट क्लोराइड अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ में अभिक्रिया करेगा तो कोबाल्ट साइनाइड का निर्माण होगा। कोबाल्ट साइनाइड वापस अगर KCN के आधिक्य के साथ में अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम हेक्सासाइनो कोबाल्टेट का निर्माण करता है और एक भूरे विलयन का निर्माण यहाँ से होता है। जबकि निकिल के साथ में अगर आप इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, निकिल के साथ में KCN आधिक्य में अभिक्रिया करके पीले विलयन का निर्माण करता है। तो पीला विलयन यदि प्राप्त हो रहा है तो निकिल उपस्थित है, और अगर भूरा विलयन यदि आपको प्राप्त हो रहा है तो आपका कोबाल्ट उपस्थित है। आप इस तरीके से इनका पृथक्करण कर सकते हैं। DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम द्वारा निकिल सेकंड का परीक्षण किस प्रकार के से किया जाता है। ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम है, इसको आप अगर निकिल सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में तो आपको देखने को मिलता है इस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स। ये जो है वो लाल अवक्षेप देता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है निकिल सेकंड डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम का एक कॉम्प्लेक्स है जो कि लाल अवक्षेप देता है। यह अभिक्रिया निकिल मूलक का परीक्षण करने में काम में ली जाती है। जल की कठोरता का भी आकलन यहाँ से कर सकते हैं कि जल की कठोरता तो जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। यदि इन आयनों को EDTA के साथ में स्थायी संकुल बना दिया जाए तो यहाँ से ये EDTA जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को यहाँ से जल में से हटा लेगा और जल की कठोरता जो है वो खत्म हो जाएगी। जैविक निकायों में उपसंयोजक यौगिकों का महत्व अगर देखें तो क्लोरोफिल, आपको मालूम है कि जो पौधे जो है वो क्लोरोफिल जो है एक वर्णक होता है जो कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों के भोजन निर्माण में उपयोगी होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है। हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त होता है, रक्त में पाए जाने वाली जो RBC होती है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें आयरन पोरफाइन संकुल पाया जाता है। ये आयरन का संकुल जो है हमारे ब्लड में उपस्थित होता है, ऑक्सीजन का वाहक होता है। साइटोकाइन या ब्लू प्रोटीन जो है, ब्लू प्रोटीन या साइटोक्रोम जो है आयरन युक्त संकुल होता है, साइटोक्रोम पैराडॉक्सिन जिसको कहा जाता है, और कॉपर युक्त जो होता है वो ब्लू प्रोटीन जैविक तंत्र में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का कार्य ये करता है। धातु एंजाइम जो होते हैं, धातु एंजाइम में आप देखेंगे कि धातु एंजाइम या धातु को एंजाइम जो है उत्प्रेरक मतलब उत्प्रेरकों की तरह काम करते हैं या सक्रिय एंजाइमों की तरह काम करते हैं। सक्रिय स्थल पर जाकर धातु आयन की उपस्थिति पर निर्भर करता है। विटामिन B12 जो साइनो कोबाल एमीन, इसमें कोबाल्ट ये जो होता है विटामिन B12 इसका नाम होता है साइनोकोबाल एमीन। साइनोकोबाल एमीन जो है कोबाल्ट धातु का एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है। इसी प्रकार जिंक युक्त कार्बोक्सिल पेप्टिडोज जो है कॉपर युक्त एक सुपर ऑक्साइड होता है, और डिसम्यूटेज निकिल युक्त यूरिएज व आयरन युक्त साइटोक्रोम जो है P450 आदि ये महत्वपूर्ण धातु एंजाइम या को एंजाइम हमारी बॉडी में उपस्थित होते हैं। इसके बाद औषध रसायन में भी जो है उपयोग उपसंयोजक यौगिकों का महत्व होता है। जैसे सिस प्लेटिन देख लीजिए, समपक्ष प्लेटिन जो है ये कैंसर वगैरह के जो कैंसर का जो उपचार है उसमें काम में लिया जाता है। ट्यूमर वृद्धि को रोकने में प्रभावी होता है। कैल्शियम के संकुल जैसे EDTA जो है इसको लेड की विषाक्तता दूर करने में काम में लिया जाता है। जीव जंतु निकायों में कॉपर तथा आयरन की अधिकता को पेनिसिलेमीन तथा डेस्फेरिडोक्सिम B लिगेंडों को
उपसर्जक यौगिक बनाकर दूर किया जा सकता है। यानी कि कॉपर और आयरन की जो अधिकता है इनको इन यौगिकों द्वारा आप अलग कर सकते हो। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।